नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे स्मार्ट क्लास में। आज हम सीटेट एग्जाम के लिए एसएसटी की सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं और आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर 1 पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 जो है वो है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। और ये जो एसएसटी की सीरीज़ है तो इसको हम लोग एक मंथ में कंप्लीट करेंगे। और सीटेट एग्जाम में एसएसटी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, तो इसमें हम लोग पूरा एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने वाले हैं। इस सीरीज़ को देखने के बाद में आपको सीटेट एग्जाम के लिए एसएसटी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सब आपको इसी सीरीज़ से ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मांड जो है उसके अंतर्गत हम सभी आकाशीय पिंडों, उल्काओं एवं सौर परिवार जिसमें सूर्य ग्रह उपग्रह शामिल हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं और ये सब ब्रह्मांड के अंतर्गत ही शामिल होते हैं। ठीक है। ब्रह्मांड के कितने भाग होते हैं? तो ब्रह्मांड के 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है अंतरिक्ष, जबकि दूसरा भाग होता है वायुमंडल। आने वाली वीडियोज़ में हम इन पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी जिसे गैलेक्सी भी कहा जाता है। तो ब्रह्मांड में स्थित जो तारों का समूह है उसे मंदाकिनी कहते हैं और ब्रह्मांड में करोड़ों मंदाकिनी स्थित हैं। पृथ्वी की जो मंदाकिनी है वो है दुग्ध मेखला, जिसे मिल्की वे भी कहा जाता है, और इसका जो आकार है वो सर्पिलाकार है। ध्यान दीजिएगा, जो पृथ्वी की मंदाकिनी है उसको दुग्ध मेखला कहते हैं और दुग्ध मेखला का जो आकार है वो सर्पिलाकार है। दुग्ध मेखला के बाद जो पृथ्वी की सबसे नज़दीक की मंदाकिनी है वो है देवयानी। ठीक है, दुग्ध मेखला के बाद में जो पृथ्वी की सबसे नज़दीक की मंदाकिनी है वो है देवयानी और इसे एंड्रोमेडा भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सूर्य के बारे में। तो हमें पता है जो सूर्य है वो हमारे सौरमंडल का प्रधान है। ठीक है, मुखिया है हमारे सौरमंडल का। तो सौरमंडल की जो ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य है और सूर्य में 2 प्रमुख गैसें पाई जाती हैं, जिनमें एक है हाइड्रोजन और दूसरी है हीलियम। तो सूर्य में जो हाइड्रोजन गैस है उसका विस्तार है 71%, जबकि जो हीलियम गैस है उसका विस्तार है 26.5%। सूर्य का जो केंद्रीय भाग है उसे कोर कहा जाता है। ठीक है, सूर्य का जो केंद्रीय भाग है उसे क्या कहते हैं? उसे कोर कहते हैं। और सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन की क्रिया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन की क्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूर्य की जो प्रकाशमय सतह है उसे क्या कहते हैं? तो सूर्य की जो प्रकाशमय सतह है इसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। और जो प्रकाश मंडल की जो बाहरी लेयर है, ठीक है ना, जो बाहरी सतह है वो प्रकाशमय नहीं होती है, क्योंकि उसका जो प्रकाश है वो वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस वजह से प्रकाश मंडल की जो बाहरी सतह है वो हमें लाल रंग की दिखाई देती है और उसे हम वर्णमंडल कहते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रकाश मंडल की जो बाहरी लाल रंग की सतह है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्णमंडल कहते हैं। सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखेंगे कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। और जो सौर ज्वाला है, ठीक है ना, जो सौर की ज्वाला है तो उसे उत्तरी ध्रुव पर कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। इसको याद रखने का भी सिंपल सा एक तरीका है। आपको पता है कि पृथ्वी में जो उत्तरी ध्रुव है वो ऊपर है, जो दक्षिणी ध्रुव है वो नीचे है। और अगर आपने मैप ध्यान से देखा तो आपको पता होगा जो ऑस्ट्रेलिया है वो साउथ में ही स्थित है, तो इसी से बना है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो कभी भी कन्फ्यूजन हो जाए तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। एक और भी ट्रिक इसकी है, वो ट्रिक ये है कि सबसे पहला जो उत्तरी ध्रुव है वो ऊपर है और जो दक्षिणी ध्रुव है वो नीचे है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑरोरा बोरियालिस। तो अगर आप जो है ABCD लिखते हैं तो B आप पहले लिखते हैं, ठीक है ना। ABCD लिखेंगे तो आप B पहले लिखेंगे, तो इसलिए जो है बोरियालिस ऊपर आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि सौरमंडल में जो ग्रह हैं वो कितने हैं। तो हमें पता है कि पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन एक जो ग्रह है यम यानी कि प्लूटो, उसको ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया है। तो इस प्रकार अब हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह स्थित हैं। तो सबसे जो हमारा सौरमंडल का छोटा ग्रह है वो है बुध। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बुध के बारे में बात करते हैं। तो बुध जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है एवं इसका कोई उपग्रह यानी कि सैटेलाइट नहीं है। और बुध का जो सबसे विशिष्ट गुण है वो है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का पाया जाना। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, तो अब हमें पता है कि वो है बुध। ठीक है, और यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, ये भी आप याद रखेंगे। जो बुध है ये सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। अगला पॉइंट है शुक्र। तो अब जो शुक्र है ये हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है। ठीक है, एवं इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। हमारे सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, जिनमें एक है बुध और दूसरा है शुक्र। शुक्र जो है ये पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है। आपको पता है कि जो पृथ्वी है वो मंगल और शुक्र के बीच में स्थित है, लेकिन जो शुक्र है वो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है।
शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और शुक्र जो है वो अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि जो पृथ्वी है या फिर जो अन्य ग्रह हैं वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं जो अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, जिनमें एक है शुक्र और दूसरा है अरुण। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी। तो अब पृथ्वी जो है ये आकार में पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है और जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की अपने अक्ष पर जो घूमने की गति है वो है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी की अपने अक्ष पर जो घूमने की गति है वो है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको पता होगा जो पृथ्वी है वो जो अपने अक्ष पर घूमती है तो इस गति को जो है वो कहा जाता है घूर्णन गति, ठीक है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर जो घूमने की गति है इसको घूर्णन गति कहा जाता है और लगभग 24 घंटे में पृथ्वी ये गति पूरा करती है और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है कि पृथ्वी जो है पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने की जो गति है उसे कहते हैं परिक्रमण गति, ठीक है। पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है तो ये जो गति है इसको परिक्रमण गति कहा जाता है और इसमें पृथ्वी को 365 दिन और लगभग 6 घंटे का समय लगता है। अब चूंकि हम लोग कैलेंडर में घंटों को स्थान नहीं देते हैं इसलिए 1 साल में 6 घंटे, 2 साल में 12, 3 साल में 18 और 4 साल में 24, तो ये 24 घंटे बराबर एक दिन और 4 साल के बाद में इस तरीके से ये लीप ईयर जो है बन जाता है और इसीलिए 4 सालों के बाद में फरवरी में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं, ठीक है। पृथ्वी के अगर हम लोग उपग्रह की बात करें तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री जो है वो झुकी हुई है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण ही मौसम में परिवर्तन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, इसके अलावा पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा भी कर रही है, तो इस कारण ही जो मौसम है उसमें परिवर्तन होता है। पृथ्वी का जो सबसे नज़दीकी ग्रह है वो है शुक्र, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह शुक्र है और पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है और जबकि 29% जो भाग है उस पर स्थल मंडल का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है मंगल, ठीक है। तो हमें पता है कि जो मंगल है इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है और मंगल ग्रह का जो ये लाल रंग है या इस पर आयरन ऑक्साइड जो तत्व है उसकी अधिकता के कारण है। फोबोस एवं डिमोस ये मंगल के 2 उपग्रह हैं और जो हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है वो है निक्स ओलंपिया, तो ये मंगल ग्रह पर ही स्थित है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो पृथ्वी पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है वो है हिमालय। सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो हिमालय की ही चोटी है एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। तो ये जो निक्स ओलंपिया है ये हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। और निक्स ओलंपिया जो है ये एवरेस्ट से भी 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। अगला पॉइंट है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो सौरमंडल का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो है ओलिपस मैसी। नेक्स्ट पॉइंट है बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है गैनीमेड। अगला जो ग्रह है वो है शनि। तो शनि के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं और शनि जो है, शनि का उपग्रह है फोबे, याद रखेंगे शनि का उपग्रह है फोबे, तो वो शनि की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, ठीक है। और शनि के अतिरिक्त जो अरुण है उसके चारों तरफ भी वलय पाए जाते हैं और शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमारा सौरमंडल जो है उसमें जो सर्वाधिक उपग्रहों वाला पहले ग्रह था वो था बृहस्पति, जबकि अब जो हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है 82 उपग्रह हैं, तो आपका सही जो आंसर है वो होगा शनि, ठीक है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है वो अब शनि है जिसके 82 उपग्रह हैं। अगला पॉइंट है अरुण। तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अपने अक्ष पर अत्यधिक झुका होने के कारण अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है और अरुण जो है वो अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। शुक्र में मैंने आपको बताया था कि शुक्र जो है वो भी पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, तो उसी प्रकार जो अरुण है ये भी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर ही परिक्रमा करता है। और अरुण का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटेनिया। अगला जो ग्रह है वो है वरुण, ठीक है। तो वरुण जो है ये हमारे सौरमंडल में सबसे दूर स्थित ग्रह है। अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि सूर्य से सबसे स्थित दूर ग्रह तो आपका उत्तर होगा वरुण। अगर पूछते हैं कि पृथ्वी से स्थित जो सबसे दूर स्थित ग्रह है तो भी आपका उत्तर होगा वरुण। वरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है और वरुण का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है ट्रिटॉन, ठीक है। याद रखेंगे जो वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है वो है ट्रिटॉन। अब हम लोग बात करते हैं सूर्य से ग्रहों का जो दूरी में क्रम है, ठीक है। सूर्य से कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर स्थित है, तो सूर्य से अगर ग्रहों का दूरी के क्रम में हम बात करें तो सबसे पहले बुध है, सूर्य का जो सबसे नज़दीकी ग्रह है। उसके बाद में शुक्र है, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण और फिर है वरुण। ये सूर्य से ग्रहों का दूरी के अनुसार क्रम है।
अगर सूर्य से हम लोग ग्रहों का आकार में क्रम जो है उसकी बात करें तो सबसे पहले आएगा बृहस्पति। हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। उसके बाद में है शनि, फिर है अरुण, फिर है वरुण, फिर है पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध। तो ये ग्रहों का क्रम हो गया आकार के आधार पर। अगला पॉइंट है चंद्रमा। तो अब हमें पता है जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का उपग्रह है यानी कि सैटेलाइट है। तो चंद्रमा पर स्थित जो विशाल धूल का मैदान है उसे शांति सागर कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, चंद्रमा पर स्थित जो विशाल धूल का मैदान है उसे शांति सागर कहा जाता है। और चंद्रमा पर स्थित जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है लिबनिट्स। ठीक है, चंद्रमा पर स्थित जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है लिबनिट्स। और पृथ्वी से हमें चंद्रमा का जो है केवल 57% भाग ही दिखाई पड़ता है। अब इसका भी एक रीज़न है। उसका रीज़न जो है वो ये है कि जितने भी देखिए आकाशीय पिंड हैं, चाहे वो पृथ्वी हो यानी कि कोई ग्रह हो, चाहे कोई भी उपग्रह हो, उनकी दो गतियाँ होती हैं। एक होती है घूर्णन गति जो वो अपने चारों तरफ वो चक्कर लगाता है, और दूसरी होती है परिक्रमण गति। अब अगर वो उपग्रह है तो ग्रह के चक्कर लगाएगा, और ग्रह है तो वो किसी तारे के चक्कर लगाएगा। तो ये दोनों गतियों में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि जो पृथ्वी की दोनों गति हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति, तो घूर्णन गति में लगता है लगभग 24 घंटे, जबकि परिक्रमण गति में लगते हैं लगभग 365 दिन। तो उसी प्रकार जो चंद्रमा है इसकी जो दोनों गति हैं, घूर्णन गति यानी अपने अक्ष पे चारों ओर घूमना, और दूसरा परिक्रमण यानी कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना, तो ये दोनों गति में लगने वाला टाइम जो है वो एक ही है, सेम ही है। तो इस वजह से हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग ही देख पाते हैं, हमें चंद्रमा का जो पिछला भाग है वो नहीं दिखाई देता। तो पृथ्वी से हम चंद्रमा का जितना भाग देख पाते हैं वो है 57% भाग, क्योंकि जितनी देर में चंद्रमा अपना एक चक्कर पूरा करता है उतनी ही देर में यह पृथ्वी का भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो इसी वजह से हम चंद्रमा का केवल 57% भाग ही देख पाते हैं। चंद्रमा पर जाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो है नील आर्मस्ट्रांग, जो कि 1969 में चंद्रमा पर गए थे, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। चंद्रमा पे जाने वाले जो दूसरे व्यक्ति हैं वो हैं एडविन एल्ड्रिन, जो कि नील आर्मस्ट्रांग के साथ में ही चंद्रमा पर गए थे। कुछ इंपॉर्टेंट चलिए फैक्ट्स हैं उन पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हैली धूमकेतु की। तो जो हैली धूमकेतु है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका जो परिक्रमण काल है ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो परिक्रमण काल है वो है 76 वर्ष। 76 वर्ष के बाद में जो हैली धूमकेतु है वो दिखता है। तो अगली बार जब हैली धूमकेतु दिखेगा तो कब दिखेगा, तो ये दिखेगा 2062 में। ठीक है, और पृथ्वी का अगर हम बात करें जो प्रकाशित एवं जो अप्रकाशित भाग है तो उसको विभाजित करने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है। तो पृथ्वी का जो प्रकाशित भाग है और जो अप्रकाशित भाग है तो इसको जो विभाजित करने वाली रेखा है वो कहलाती है प्रकाश चक्र। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य जो सबसे कम दूरी है उसे कहते हैं उपसौर। पिछले वीडियोस में मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है, अगर आपने अभी वो नहीं देखा है वीडियो तो आप जाके उसको देख सकते हैं। उसमें उपसौर अपसौर को हम लोगों ने जो है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से डिस्कस किया हुआ है। तो पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य में जो सबसे कम दूरी है वो दूरी कहलाती है उपसौर, और उपसौर जो है ये होता है 3 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य में जो अधिकतम दूरी है उसे क्या कहते हैं। तो पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य में जो अधिकतम दूरी है उसे हम कहते हैं अपसौर, और अपसौर होता है 4 जुलाई को। और जो ये उपसौर है और जो अपसौर है इसको मिलाने वाली जो रेखा है वो रेखा क्या कहलाती है, तो ये रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। और अब इस वीडियो को आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजे स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।